हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में आप लोग का स्वागत है। मैं आकाश कुमार देश के सभी इंजीनियरों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर प्रीवियस क्वेश्चन मरवा दीजिए सर इलेक्ट्रीशियन का, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप लोग प्रिपरेशन करना एकदम स्टार्ट कर दीजिए। आइए, हम आप लोग को समय न बर्बाद करते हुए, ज़्यादा न बात करते हुए, क्योंकि लंबा वीडियो ऐसे ही चल जाता है तो आप लोग कमेंट करते हैं सर वीडियो बहुत लंबा हो गया और सर ये कर दीजिए, वो करके बनाइए, सर पीडीएफ बनाइए। क्योंकि पीडीएफ हमें आता नहीं है बनाने, या प्लस में हमें टाइम भी नहीं मिल पाता है। जो टाइम मिलता है ड्यूटी से फिर रूम पे खाना बनाओ वगैरह वगैरह करो, फिर उसके बाद फिर आप लोगों का क्लास भी लेना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और ये डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, और कई लोग हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा ना लगा, ठीक ना। आइए, हम आप लोग को सीधे क्वेश्चन पर आते। देखिए, पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम लिख दिए हैं ताकि समय ना बर्बाद हो। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट की उत्पादन पूर्व जनरेशन अवधि अधिक होता है। देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कौन सा उत्पादन पूर्व जनरेशन जेस्टेशन जो होता है ना, कि ज़्यादा किस लिए किसका किया जाता है। देखिए, जल से जो होता है, हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें कम कॉस्ट होता है और इसका रीयूज होता है, ठीक ना। पानी का मतलब कि जो पानी का यूज समझिए क्यों हम बोल रहे हैं। देखिए, ये पानी है, बांध है, ये बांध है, ये पानी नहर है, ठीक ना। तो यहाँ से पानी रोक कर इसको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक, रोक कर, और यहाँ से पानी लेकर इसको डायरेक्ट टरबाइन पे इसके साथ में शाफ्ट जोड़कर टरबाइन पे पंखी लगी रहती है, ठीक ना। इस पर प्रेशर से आकर पानी गिरता है, टरबाइन जब घूमती है उसी के दम शाफ्ट पे ही अल्टरनेटर जुड़ा होता है। देखिए, अल्टरनेटर जुड़ा होता है, ठीक ना। ये सेलियन टाइप का होता है। देखिए, बैंडिंग जो होता है दो प्रकार का होता है, सेलियंट एगो सिलेंड्रिकल, एक बेलनाकार। देखिए, ये सेलियंट, ठीक ना, सिलेंट बैंडिंग इस पर किया जाता है इसका। और इसका सूत्र होता है, देखिए, N बराबर 120 इंटू F/P, ठीक। कहने का मतलब इसका ये है, N जो है नंबर ऑफ टर्न हो गया। तो देखिए, आपका जैसे कि आप कहने का मतलब ये है कि देखिए, इसका पोल जितना कम होगा उतना स्पीड इसका ज़्यादा होगा। आइए, हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए, P बराबर 2 माने हम, ठीक ना। तो देखिए, 120 इंटू F कितना है, फ्रिक्वेंसी होता है 50 Hz, आपको तो पता होगा। तो देखिए, 50 हम माने, P कितना है, 2 माने हैं, ठीक ना। तो काटिए 6, ठीक ना, 5 × 30, 2, 3 रहा है ना। अब देखिए, यही पोल को हम 4 मान लेंगे ना। देखिए, P बराबर 4, तो 120 इंटू 50/4, तो 4 तिहाई 12, 3 3 चौका 12, देखिए 5 तिहाई 15 आई 2, 1500 हो गया ना, कट गया ना। RPM रेगुलेशन पर मिनट, ठीक। तो यही है, बस इसको बांध को रोक कर इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। देखिए, जो पानी यहाँ पे चल रहा है, जो यहाँ पे रीज होकर स्टोर होता है, आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए, ये तो समझ लिए आप लोग। अब देखिए, समझिए, जो पानी यहाँ से आ रही है तो इसको स्टोर भी किया जाता है, ठीक ना। कि मान लें कि पानी सूख गया तो फिर इसका रीयूज हो जाए, तो इसको फिर यूज कर लेते हैं। और जो बचा खुचा होता है पानी, उसको नहर अथी के वो पानी लगा होता है, उसमें बहुत सारे उसको खेत उत में मतलब जैसे सिंचाई के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे बाढ़ दिया जाता है कि हाँ, यहाँ पे ये चला गया, बाढ़ दिया जाता है। मैंने कहने का मतलब कि रीयूज भी उसका हो जाता है। हम यूज़ कर लिए, जो पानी हम बिजली बनाने के लिए उत्पन्न करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं पानी, वही पानी समाज के लिए भी और जो आम जनता के लिए भी यूज होता है। इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ये कम कॉस्टली पड़ता है। ऐसे तो बहुत सारे से हम बिजली पैदा करते हैं, ठीक ना। न्यूक्लियर से करते हैं,
क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर में होता है क्या कि देखिए इसमें बम विस्फोटक करके यहाँ डम बना होता है, इसमें बम विस्फोटक करके ये जो हीट उत्पन्न होता है तो यहाँ पे वो लगा कर यहाँ पर भी जो सेम टू सेम टरबाइन होता है, ठीक ना, टरबाइन पे प्रेशर देकर, मतलब पूरा प्रेशर जाता है उस पर, ठीक ना, और प्रेशर जाकर फिर यहाँ पर अल्टरनेटर रहता है उसके माध्यम से चलता है। तो ये हो गया। फिर विंडो थी वाइंड 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 को भी सुन देखे होंगे, जब देखिए ये ऐसे होता है, पंखी लगा होता है ऐसे ऐसे 3 ठो, और ये पूरा नीचे रहता है, पंखा घूमते रहता है, तो उसमें भी देखिए यहाँ पर मोटर लगा रहता है, ठीक ना। तो बहुत सारे हैं, थर्मल से, हाइड्रोलिक से, जल से, फिर क्या बोलते हैं इसका, डीजल से भी उत्पन्न होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क रूपांतरित है। तो रूपांतरित का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक को हीटिंग में कौन बदल रहा है, ठीक ना, तो भाप। इसका देखिए इसका आंसर ये होगा, ठीक ना, जल विद्युत संयंत्र, ठीक ना, बड़ा जल विद्युत संयंत्र होगा। देखिए इसका होगा भाप। देखिए ये इलेक्ट्रिक को हीट में बदल रहा है, हीट में। जैसे समझिए हम लोग आग, ठंडा के दिन जो आग हम लोग तापते हैं उसमें देखिए फेरो ऐसे ऐसे ना उस पर बैंडिंग हुआ रहता है, ठीक ना, आग तापने के लिए। तो वही है, ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक हीट कन्वर्ट को कौन कौन करता है, इंडक्शन तक कर नहीं सकता है, आर्क हीटिंग तक कर नहीं सकता है, ये भी नहीं कर सकता है, इंफ्रारेड हीटिंग कर नहीं सकता है, तो यही भाप हीटिंग बदलता है, ठीक ना। आइए हम आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन, हम ये लोग आप लोग समझ गए हूँ तो लिख लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए, हमें टाइम नहीं मिलता है इसीलिए हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सिर्फ यही नहीं देखना है, हर चीज़ देखना पड़ता है। जब आप लोग ड्यूटी कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना दिक्कत होता है ड्यूटी करने पर और पढ़ाने में, सब चीज़ देखते हुए चलना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन, जब लोड प्रतिरोध स्रोत, देखिए राइटिंग में मत जाइएगा, बहुत लिखने में क्या कि राइटिंग पे जाएंगे तो हम लिख नहीं, बहुत देरी लग जाएगा। आप लोग मैसेज करते हैं बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बन जा रहा है सर, बराबर होता है तो निम्न में से कौन अधिक होता है। पहला है पावर, बी है वोल्टेज, सी है आपका करेंट, डी है पावर फैक्टर। देखिए कहने का मतलब है एक परिपथ है, ठीक, इसको भी मान लीजिए, इसी के सीरीज में एक तो यहाँ भी RTH ले लीजिए और यहाँ पे RL ले लीजिए, ठीक, इस चीज़ है, इसे धारा बढ़ रही है इसमें होते हुए आ रही है। इसका कहने का मतलब है RTH = RL, दोनों इक्वल होगा, ठीक ना। किस सिद्धांत पर काम करता है, ये सिद्धांत पर क्या करता है, इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। देखिए ये करता है मैक्सिमम पावर,
ट्रांसफ़र थ्योरम के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक ना। इसकी दक्षता कितना होती है? 50%। ठीक, इस सिस्टम में इसका दक्षता होता है, इफिशिएंसी समझते हैं ना, और दक्षता 50% ही होता है। ठीक, समझ गया। आइए इसको मिटाते हैं। आप लोग को ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाते जाएंगे जल्दी से जल्दी, ताकि टाइम लॉसेस ज़्यादा ना हो। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है 18 में, ठीक ना। आप लोग को ऐसे ही नहीं लिखवा दे रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है ये सब। एक समान एक्साइटर समझते हैं ना आप लोग। किसी बैंडिंग में स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए जो छोटा सा डायनोमो लगाया जाता है, उसी को स्टार्टर किया जाता है। साथ चल रहा सिंक्रोनस मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किसमें परिवर्तित लाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपका आर्मेचर, दूसरा है पावर कून। इसे पढ़ाएंगे आपको जब ना, पावर फैक्टर क्या होता है ये सब जब, तो आपको समझ में थोड़ा आएगा। रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, ठीक ना। बैक ईएमएफ टार्क, डी होगा टार्क, ठीक। टार्क कौन, देखिए ये आर्मेचर एक्साइटर, ठीक ना। देखिए सिंक्रोनस, पहले समझ ले, सिंक्रोनस स्पीड जो है ना, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वोल्टेज पे या करंट पे, ठीक ना। ये इसका स्पीड कांस्टेंट होता है, ठीक। आइए इसका देखिए सूत्र है NS = 120/F/P। NS क्या, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक ना। इसका स्पीड में परिवर्तन कोई नहीं होता है, इसका स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसका हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक ना। देखिए इसका आंसर होगा आर्मेचर करंट, ठीक। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्साइटर का काम क्या है देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल, ये देखो एक इलेक्ट्रिकल कोई मैकेनिकल में मतलब कि बदलता है, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक टू वे स्विच कनेक्शन। देखिए इंग्लिश लिखने में थोड़ा इजीली होता है, इसीलिए थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा लिखेंगे।
तो आप लोग का इस्तेमाल देखिए, एक टू वे स्विच कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए किया जाता है? आम तौर पर किस लिए किया जाता है, पूछा गया था, ठीक ना, 18 में। देखिए पहला ऑप्शन था इसमें, एक यंत्र को दो अलग अलग जगह से नियंत्रित, मतलब कंट्रोल, नियंत्रित करने के लिए बी था CTC वायरिंग के लिए, CTS वायरिंग के लिए। आपको वायरिंग भी पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा वायरिंग क्या होता है, CTS वायरिंग, अनसील्ड वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग क्या होता है, कैसिंग कैपिंग वायरिंग। देखिए वायरिंग के लिए, अच्छा, कंड्यूट वायरिंग के लिए, वायरिंग के लिए, ठीक, कंसील्ड वायरिंग के लिए, CONSILID WIRININ के लिए, ठीक ना। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, मान ली कि आप, समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए आप सीढ़ी पे जा रहे हैं, देखिए हमें बनाने भी नहीं आ रहा, ठीक ना, ऐसा ही सीढ़ी होता है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है मान लिए कि, और यहाँ पे आप हैं, ठीक, कोई आदमी है, यार आदमी कैसे बनता है हमें बनाना भी नहीं आता आदमी। देखिए कोई आदमी है, यहाँ चला गया ऊपर में, ठीक, और यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, ठीक, यहाँ भी स्विच लगा हुआ है, तो ऊपर गया वो, ठीक ना, उसको बंद करना है, तो ये ऑफ करेगा, ये बंद हो जाएगा। यहाँ से इसको बारना है, स्टार्टिंग में ही गया तो बंद कर देगा, फिर वहाँ से जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक ना। इसका यही मतलब होता है। तो इसका है, एक टू वे स्विच कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए किया जाता है? देखिए एक यंत्र को दो अलग अलग जगह से कंट्रोल करने के लिए, ये जाएगा, यहाँ से भी बंद कर देगा, ये बंद हो जाएगा। देखिए ये 1 1 मतलब 1 = 1 होगा तो जलेगा नहीं, ठीक ना, नहीं जलेगा। देखिए इस पर कनेक्शन होता है 3, मतलब समझिए आप, ये, ठीक, इसका कॉमन माना गया होता है, इसको कॉमन माना गया होता है, ठीक ना। जब ये ऑफ होगा तो ये ऑन होगा, ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, ठीक। इसको ज़्यादा समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा लंबा। आइए क्वेश्चन पे, आप लोग समझ गए ना, बस इसका यही काम, क्वेश्चन आएगा तो आप लोग टच कर दीजिएगा कि इसका काम यही है, एक जगह से एक यंत्र को दो अलग अलग जगह से हम कंट्रोल करने के लिए टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। सीढ़ी के वायरिंग के लिए भी लिखा होगा, सीढ़ी के वायरिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, आइए, 10 स्क्वायर mm के नॉमिनल कंडक्टर क्षेत्र के 1.1 kV XLPE insulated INSULATED सिंगल
कंडक्टर एल्युमिनियम नियम एल्युमिनियम केबल के लिए करंट, देखिए बहुत आवाज़ आ रहा है। हाँ दोस्तों, आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका। देखिए क्वेश्चन आप लोग के सामने है। जैसे कि नीचे जो ज़मीनी के अंदर जो वायरिंग आती है 1.1 kV का, ठीक ना, तो उसी का पूछ रहा है कि करंट रेटिंग कितना होता है, ठीक ना। आप लोग बताइए। देखिए ये हाई वोल्टेज के लिए यूज़ किया है। देखिए इसका XLPE का क्रॉस लिक्ड पॉलीथीन ट्यूबिंग से बना होता है, ठीक ना। इसका यही है फुल फॉर्म, ठीक। ये हाई वोल्टेज में यूज किया जाता है, हाई वोल्टेज में यूज किया जाता है, ठीक। इसको हीटिंग में भी यूज किया जाता है, हीटिंग में भी यूज किया जाता है, ठीक। देखिए इसका आंसर होगा पचपन। हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, एकदम VVI क्वेश्चन है ये, VVI, ठीक ना। आइए आपको फिर क्वेश्चन हम लिख के रखते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए विभिन्न ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में कौन सा कथन नहीं है। देखिए भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्रों की चालू लागत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से बहुत कम है, या भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्रों से ईंधन परिवहन के लिए कोई लागत की जरूरत नहीं होती है, या परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमेशा आबादी वाले क्षेत्र में स्थिति होती है। ये तो काट ही दीजिए पहले ही, क्योंकि परमाणु जो ऊर्जा होता है, जो संयंत्र होता है, बहुत बड़े जो कारखाने होते हैं, तो आबादी क्षेत्र में तो ये होगा नहीं, ठीक ना। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की रख रखाव लागत डीजल ऊर्जा संयंत्रों से ज़्यादा होती है। कौन है बताइए आप लोग। देखिए ये तो हो नहीं सकता, संचालित ऊर्जा संयंत्रों की लागत परमाणु के लिए बहुत कम है, ये तो हो नहीं सकता है। भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्रों से ईंधन परिवहन की कोई लागत की जरूरत नहीं होती है, ये भी गलत है। आपका यही सही है, ठीक ना। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की रखरखाव लागत डीजल ऊर्जा संयंत्रों से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें कुशल कारीगर की जरूरत होती है, ठीक ना। ये बहुत डिफ़िकल्ट वर्क यहाँ पे होता है। जितने भी कारीगर होंगे ना यहाँ पर, जितने भी कारीगर होंगे कुशल होंगे, मतलब एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, होते हैं, ठीक। ये आपको मिटा देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 7 नंबर पे आपको हम बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। हेलिकल कॉइल का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए किया जाता है। छोटे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में निम्न वोल्टेज बैंडिंग के लिए, या बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज बैंडिंग के लिए, या बड़े ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज बैंडिंग के लिए, या छोटे ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज बैंडिंग के लिए। देखिए अमूमन इसका क्या होता है, देखिए एक तो ये कोड होता है, ठीक ना। इस पर ही हम लोग बैंडिंग कर देते हैं, ठीक। और यहाँ से टर्मिनल निकाल देते हैं, ठीक ठीक। ये टी आर का काम स्टैटिक होता है। देखिए टी स्टैटिक एनर्जी होता है, स्टैटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, ये अस्थाई होता है, मतलब एक जगह रखा होता है, ठीक ना। इसीलिए इसकी दक्षता बहुत ज़्यादा होती है। दक्षता देखिए ज़्यादा होती है, 95% से 99% तक, ठीक। हेलिकल बैंडिंग में करंट कैपेसिटी CAPICITY कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आपको छोटा छोटा हम लिख दे रहे हैं, जो ताकि आपको समझ में आए क्या होता है, ठीक ना। ज़्यादा समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक ना। इसे थोड़ा छोटा बता लें, ठीक ना। देखिए ज़्यादा होता है करंट
बढ़ती है तो वोल्टेज घटती है, वोल्टेज घटती है, ठीक ना। इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज बैंडिंग के लिए, ठीक ना, ये बी होगा। ठीक, आप लोग लिख लीजिए। हाँ दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइए, इसका क्या होगा, ठीक ना। इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग में परावर्तित कारक किस प्रकार का परिभाषित किया जाता है, ठीक ना। अपरावर्तित प्रकाश का अनुपात, अवशोषित प्रकाश का आपतित प्रकाश का अनुपात, या परावर्तित प्रकाश के अवशोषित प्रकाश का अनुपात, या परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश। देखिए, आप लोग बताइए इसका परावर्तन कारक, है ना, परावर्तन प्रकाश बटा आपतित प्रकाश, ठीक ना, किसी वस्तु से प्राप्त ल्यूमिनस फ्लक्स बटा किसी वस्तु से आपतित ल्यूमिनस फ्लक्स, इसका सूत्र होता है, ठीक ना। जैसे कि समझिए, देखिए इसका आंसर ये होगा, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कुछ। देखिए, एक सेकेंड में एक सेकेंड जैसे किसी बल्ब है, ठीक ना, तो बल्ब 1 सेकेंड में उत्सर्जित अधिकतम प्रकाश आप लोगों को समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं, को ही हम ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं, ठीक। जैसे कि समझिए, बल्ब से प्रकाश जमीन पर पड़ने वाली और उससे रिफ्लेक्टेड कर जाने वाले कारक को ही परावर्तन कारक कहा जाता है, परावर्तन कारक कहा जाता है। आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई लोग। आप लोग जितने भी भाई हमारे जितने भी इंजीनियर हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। हम आप लोग के लिए बहुत सारे कंटेंट सोचते हैं, और फिर आप जो बोलते हैं हम पढ़ाते हैं या बता देते हैं आप लोग को, तो आप लोग को भी फर्ज बनता है कुछ मेरे तरफ भी आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, कम आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरा मनोबल थोड़ा डिमोटराइजेशन मतलब फील होने लगता है। कम वोल्टेज उपकरणों, तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ेगा। देखिए 400 कम वोल्टेज उपकरण 440 वोल्ट पर मेगर का नाम आप लोग सुने ही होंगे, क्योंकि आप लोग अगर
जॉब होगा तो इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है सब स्टेशन में। टेस्ट मेगा टेस्ट हम लोग को तो दिन रात इसका यूज करना पड़ता है। टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग क्या है, मतलब कि ISI का मान क्या है, कितना वोल्टेज होना चाहिए 48 वोल्ट पर मेगा टेस्ट करने के लिए। देखिए ऑप्शन में दिया गया है 1000 वोल्ट, बी है 1500 वोल्ट, सी है 500 वोल्ट, डी है 2000 वोल्ट, ठीक ना। देखिए इसका मानक जो है मेन यही है 500 वोल्ट, ठीक। देखिए आप लोग मेगर देखे होंगे, आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए ये मेगर है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लगे होते हैं, ठीक ना। छोटा बड़े से सुइया तो कंपास इसे ये होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे ना हैंडल रहेगा आपको इसे घुमाने के लिए, समझ जाइए आप लोग, ठीक ना। ये छोटा डायनोमो रहता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर समझिए आप लोग, ये NS होता है, नट सॉफ्ट। यहाँ पर डैम्पर स्विच रहता है, यहाँ पर लगा हुआ था। जब आप जहाज चलाते हैं तो छोटा मोटर रहता है, ठीक ना। ये 500 वोल्ट तक रहता है इसका, ठीक ना। हमारे कहने का मतलब यही है, ठीक। देखिए ये स्केल से रहता है, ठीक ना, सुइया से जाता रहता है। यहाँ पर लिखा रहता है 500 वोल्ट, ठीक। स्टैंडर्ड मान है इसका। देखिए मान 500 वोल्ट होता है। इसका यूज किस लिए करते हैं, यूज देखिए इसका आप लोग समझ लीजिए, यूज कहाँ कहाँ करते हैं इसे आप लोग को पता होना चाहिए कि यूज कहाँ हो। देखिए उच्च प्रतिरोध के लिए, मतलब हाई रेजिस्टेंस के लिए, दूसरा इंसुलेशन रजिस्टर के लिए, ठीक ना। रजिस्टर के लिए इंसुलेशन टेस्ट भी करता है, ठीक ना। फिर 1 मेगा ओम से ज़्यादा प्रतिरोध के लिए, 1 मेगा ओम से ज़्यादा प्रतिरोध के लिए भी यूज किया जाता है। देखिए 1 मेगा ओम से ज़्यादा प्रतिरोध के लिए, ठीक ना। इंसुलेशन में क्या दिक्कत है, मतलब कि वायरिंग में भी इसका यूज किया जाता है, वायरिंग में भी यूज किया जाता है, इंसुलेशन टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है, अर्थ फॉल्टिंग के लिए भी किया जाता है, मतलब हर चीज़ के लिए यहाँ पे यूज इसका किया जाता है, ठीक ना। लीकेज करंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है, लीकेज करंट कहाँ लीकेज हो रहा है, ठीक ना, इसके लिए यूज किया जाता है। वायरिंग में फेज न्यूट्रल के लिए भी यूज हो गया। देखिए वायरिंग आप लोग वायरिंग करेंगे तो उसमें भी फेज न्यूट्रल का, वायरिंग में फेज न्यूट्रल की पहचान के लिए भी यूज करते हैं, पहचान के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे आप लोग फिर से हम बोल रहे हैं आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सिर्फ ITI एजुकेशन के लिए, देश के युवा के लिए हम बनाए हैं। देखिए हम जब पढ़ते थे तो उस समय उतना एक्टिव नहीं रहता था लड़का सब, हम बहुत मतलब ठोकर खा कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम ना चाहते हैं कि जितने भी देश के जो युवा हैं, हम जो तकलीफ़ किए हैं वो लोग आप लोग ना करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग को हर चीज़ हम जल्दी से प्रोवाइड करें। जितना हम दुख किए हैं, जितना हम तकलीफ़ से झेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप लोग ना पहुँचे। मेरा यही बस उद्देश्य है कि देश के युवा को जागरूक करना कि कहाँ कहाँ कैसे वैकेंसी आता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, कितना वैकेंसी आता है। देखिए आप लोग के लिए बहुत सारा वैकेंसी आती है, आप लोग तैयारी कीजिए। सेल, गेल, भेल, इसरो, DRDO, NTPC, गेल, ONGC,
UPRVNL, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट है आप लोग के लिए। तो आप लोग से मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोग तैयारी कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, खड़े हैं आपका सहयोग के लिए। बस आप मेरा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। चैनल पर आप लोग फिर से बोल रहे हैं, नया आया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़, हम आपको बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम हमको देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।